हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब दोस्तों? फ्रेंड्स, द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए भी और ऑल इंडिया जितने भी क्लास एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पहले आप पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाइए, उसके बाद आप बाकी के टॉपिक्स को कवर कीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर कर लिया जाना चाहिए, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स जो आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होती हैं, फिजिकल डिविजन्स क्या होती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में पॉलिटिकल डिवीजन करने की कारण क्या था, ज़रूरत क्या थी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया होगा। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद में जोनल काउंसिल्स के बाद जो है एंड में आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन भी रहेगी, जो आपको रिवीजन करने के बहुत काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए बनाते रहें, उसके लिए हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हम पहले सीखेंगे कि पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होती हैं, फिजिकल डिविजन्स क्या होती हैं, क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन में मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, डिवाइडिंग ए जियोग्राफिकल रीजन इन सब पार्ट्स इन ऑर्डर टू बेटर एडमिनिस्ट्रेट द रीजन। ठीक है, एक जियोग्राफिकल रीजन को सब पार्ट में डिवाइड करना किसके लिए? उसको बेटर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसमें बेटर गवर्नेंस देने के लिए, उसकी बेटर डेवलपमेंट कराने के लिए एक जियोग्राफिकल रीजन को जब हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो पॉलिटिकल डिविजन्स होती हैं ये ह्यूमन के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है, इन पॉलिटिकल डिविजन्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, फिर हमने इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, तो ये एक पॉलिटिकल डिवीजन हुई जिसको हम खुद चेंज कर सकते हैं। और ये जो पॉलिटिकल डिविजन्स होती हैं ये कौन से वाले मैप बताते हैं? जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो मैप पॉलिटिकल डिविजन्स को दिखाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होती हैं। अब हम चलते हैं फिजिकल डिविजन्स के ऊपर। तो फिजिकल डिविजन्स जो हैं वो एक ज्योग्राफिकल एरिया को उसको टोपोग्राफिकल फीचर के बेसिस पे, जब हम किसी रीजन के टोपोग्राफिकल फीचर के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम फिजिकल डिविजन्स बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया के में भी कितनी सारी फिजिकल डिविजन्स हैं। नॉर्थन प्लेन्स हैं, डिकैन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, साउथर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है? फिजिकल डिविजन्स है। और फिजिकल डिवीजन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स होती हैं। टोपोग्राफिकल फीचर क्या होते हैं? आइलैंड्स हो गई, माउंटेन्स हो गई, लैटिट्यूड हो गया वहाँ का, ठीक है, वाटर बॉडीज हो गई, ये सारी क्या होती हैं? फिजिकल टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं। और टोपोग्राफिकल फीचर के बेसिस पे ही फिजिकल डिवीजन होती हैं। और फिजिकल डिवीजन की एग्जांपल क्या हो गई? जैसे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये जो फिजिकल डिविजन्स होती हैं ये नेचुरल होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, पॉलिटिकल डिवीजन ह्यूमन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल डिवीजन है ये नेचुरल होते हैं। जैसे सपोज करिए जहाँ पे हिमालय है तो वो वहाँ पे ही रहेगा। ठीक है ना, हम उसको चेंज थोड़े कर सकते हैं, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो नेचुरल होती हैं। इट इज़ मोर और लेस परमानेंट, यानी ये लगभग परमानेंट ही होती हैं। और ये जो फिजिकल डिविजन्स होती हैं ये कौन सा वाला मैप शो करता है? फिजिकल मैप। इसको हम जो मैप फिजिकल डिवीजन शो करता है उस मैप को हम फिजिकल मैप बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया कि पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होती हैं और फिजिकल डिविजन्स क्या होती हैं।
तो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इंडिया, वाई पॉलिटिकल डिवीजन, इंडिया में पॉलिटिकल डिवीजन क्यों की गई हैं, इसके क्या रीजन है, या किसी रीजन को, इंडिया को या वर्ल्ड को, किसी भी रीजन को हम उसकी पॉलिटिकल डिविजन्स क्यों करते हैं, इसके क्या कारण हैं, पहले ये जानते हैं। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अब हम पहले सिर्फ स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद नियरली ए फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं कि जो हमारी इंडिया है, हमारी कंट्री इंडिया है, ये सेकेंड पॉपुलस कंट्री है, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे है। पॉपुलेशन वाइज जो इंडिया है, हमारा भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। और टोटल वर्ल्ड की टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसका 5वां हिस्सा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। It is expected to become the first country to be home to more than 1.5 billion people by 2030। 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि जो हमारा इंडिया है वो 1.5 बिलियन पीपल, इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2030 को हो जाएगी। एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेट टू रीच 1.7 बिलियन बाय 2050। और 2050 तक जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया। फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखिएगा कि ये जो हमारी इंडिया है ये एरिया वाइज 7th नंबर पे आती है और पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर चाइना। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे भारत आता है, ठीक है। और ये एरिया वाइज 7th नंबर पे आती है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो हैं वो हमारी इंडिया में रहते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के लोग जो हैं रहते हैं और सारे जो हैं वो एक मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी वाली कंट्री जो है हमारी वर्ल्ड में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोकतंत्र जो है वो वर्ल्ड में हमारी कंट्री में है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सामने जो मैप मैंने आपको बताया ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप और ये हो गया फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आप सामने देख सकते हो कि ये बाउंड्री लाइंस बताई हुई हैं, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख दिखाया हुआ है, 2 यूटीज़ हैं, फिर ये पूरे इसमें पॉलिटिकल डिविजन्स हुई हैं। लेकिन जब आप इस फिजिकल मैप में देखते हो तो इसमें आपको कोई भी पॉलिटिकल डिवीजन, कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं दिख रही है, इसमें सिर्फ रीजन्स दिखाए हुए हैं। जैसे मैं अगर यूम करता हूँ तो ये आपको दिखाया हुआ है डिकैन प्लेट्यू है, ठीक है ना, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो गई, यहाँ पे आपके नार्थन प्लेन्स हो गए, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। तो ये सारी जो हैं वो फिजिकल डिविजन्स हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 2000 एथनिक ग्रुप्स एंड एवरी मेजर रिलीजन इज रिप्रेजेंटेड। कि इंडिया में कम से कम 2000 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं और उनमें बड़े बड़े जो हैं वो मेजर, हर एक एथनिक ग्रुप का जो है वो अपना अपना रिलीजन है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ 2001, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो भारत में मेजर लैंग्वेजेस हैं, कम से 122 से ज़्यादा जो है वो मेजर लैंग्वेजेस जो हैं वो 2001 के सेंसस में रिकॉर्ड हुई हैं। 122 जो हैं वो मेजर लैंग्वेजेस रिकॉर्ड हुई हैं और 15,099 अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो माइनर लैंग्वेजेस रिकॉर्ड हुई हैं 2001 के सेंसस में। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो इसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया में 2 टाइप की डिवीजन होती है हमारी। एक होती है स्टेट या यूटीज़, एक होती है जोनल काउंसिल्स, ठीक है। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे स्टेट, यूटीज़ और जोनल काउंसिल्स, ठीक है। तो जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिवीज़न में, ठीक है। फिर डिवीज़न को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं अपनी यूटी की, तो इसकी 2 डिवीजन्स हैं, एक कश्मीर डिवीज़न और एक जम्मू डिवीज़न, ठीक है।
तो फिर डिवीज़न को फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, ब्लॉक में फिर विलेजेस होते हैं, विलेजेस फिर होती हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सारी आगे सब डिविजन्स होती हैं, और ये जितनी भी पॉलिटिकल डिविजन्स होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये किस लिए की गई है, तो ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर गवर्नेंस, बेटर डेवलपमेंट होने के लिए ही पॉलिटिकल डिविजन्स जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ से दोस्तों इस हम जानेंगे कि ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भारत की हैं, इंडिया की हैं, ये कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे डेवलप हुई हैं, कैसे कैसे बनी हैं, ठीक है। पहले क्या थी, कैसे कैसे इनको किसी स्टेट्स बनाया गया, कब कब स्टेट्स बनाया, कब कब यूनियन टेरिटरीज बनाया। तो इसमें आपको बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। तो अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। At the time of Indian independence in 1947, India was divided into two sets of territories, one under British rule and the other were 562 princely states under the suzerainty of the British Crown. फ्रेंड्स, इस पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ कि जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली तो इंडिया जो है, ब्रिटिश इंडिया जिसको हम बोलते थे आज़ादी से पहले, तब इंडिया दो टाइप की टू सेट्स ऑफ टेरिटरीज में डिवाइड थी। एक वो टेरिटरीज थी जो कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थी, और कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, लेकिन वहाँ के जो यहाँ पे सोजनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन का पता क्या मीनिंग है कि वहाँ के जो राजा वगैरह हुआ करते थे वो राजा थ्रू सक्सेशन ही आते थे, ब्रिटिश ने नहीं रखे थे वहाँ पे राजा, वो थ्रू सक्सेशन ही आए थे। लेकिन वो ऐसे ही वो जो राजा थे वो मतलब बिल्कुल ही मतलब एक तरह के वहाँ पे सिर्फ नाम के राजा थे, ठीक है। पूरी जो कमांड थी वो ब्रिटिश के पास ही थी, उनको नाम का वहाँ पे सिर्फ राजा रखा था कि हाँ भाई आप यहाँ पे काम चलाओ, बाकी जो कमांड, यहाँ तक कि जो इंटरनल अफेयर्स की कमांड थी वो भी ब्रिटिश के पास ही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एडिशन देयर वर सेवरल कॉलोनियल एनक्लेव्स कंट्रोल बाय फ्रांस एंड पोर्टुगल। और जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें कुछ ऐसी भी एनक्लेव्स थी जो डायरेक्टली फ्रांस और पोर्टुगल जो हैं वो उसको कंट्रोल करते थे। यानी जो आज भारत का पार्ट है उसमें कुछ पार्ट ऐसे भी थे, जैसे गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, कुछ पार्ट ऐसे भी थे जो फ्रांस और पोर्टुगल जो हैं वो वहाँ पे उनकी के अंडर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ दीज टेरिटरीज इनटू इंडिया वाज ए डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परस्यूड दिस ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारी तब की जो पार्टी थी, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, ये एक मतलब उनका डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव होने का मीनिंग है कि उनका ये उन्होंने ठान लिया था कि हम जो है इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करेंगे। यानी सारी जो स्टेट्स हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ फ्रांस और पोर्टुगल्स के पास थी, ठीक है, उन सारी स्टेट्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी उनको सभी को इकट्ठा करेंगे। और फिर उन्होंने ये कम से कम आज़ादी के बाद 10 साल तक जो है वो ये प्रोसेस चलता रहा, सारे रीजन्स को, सारी स्टेट्स को इकट्ठा करने का। Although this process successfully integrated the vast majority of princely states into India, it was not immediately successful for a few states, ठीक है। यदि भी कह रहे हैं कि यदि भी सक्सेसफुली ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस था वो मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट तो आसानी से मान गई आज़ादी के बाद, कुछ जो प्रिंसली स्टेट थी तो उसको ये नहीं है कि सारे के सारे जो स्टेट थी वो मतलब हमारी इंडिया को, भारत को ब्रिटिश जो है वो सौंप के थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी, ठीक है। तो उनके फिर खुद के डिसीजन थे कि वो भारत के साथ हों या ना हों। तो कुछ स्टेट्स जो थी वो तो आसानी से मान गए कि हाँ भाई हम भारत के साथ ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नहीं मान रहे थे, ठीक है। वो कौन से नहीं मान रहे थे, वो कौन कौन से हैं, जैसे ट्रावनकोर है,
जोधपुर है, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, और इसमें जम्मू कश्मीर भी हमारा आता था, जम्मू कश्मीर वाली स्टेट भी। तो इन्होंने आज़ादी के बाद भी नहीं माना, मतलब ये नहीं माने कि हम भारत के साथ होंगे, इन्होंने कोई अपना डिसीजन दिया ही नहीं। अब जानिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे फिर जो हमारी तब की गवर्नमेंट थी उसने कैसे कैसे इन सारी स्टेट जो नहीं मान रही थी, जो प्रिंसिपल स्टेट थी नहीं मान रही थी कि हम भाई भारत का साथ होंगे या किसका होंगे, मतलब कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। और इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जैसे हैदराबाद, कुछ ऐसी भी हैं जो आती तो भारत के बीच में थी लेकिन होना चाहती थी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी हैं और कुछ ऐसी थी जो जिनका कोई डिसीजन नहीं था, ठीक है। तो उनको फिर कैसे कैसे भारत की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने साथ इंटीग्रेट किया उनको, वो हम आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखना। फिर क्या हुआ दोस्तों, जूनागढ़ एंड हैदराबाद वर अनेक्स्ड बाय इंडियन थ्रू एक्शन, ठीक है, थ्रू पुलिस एक्शन। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे पुलिस एक्शन आएगा, यहाँ पे पुलिस एक्शन आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब हमारी भारत को आज़ादी मिली तो हुआ क्या कि जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ प्रिंसली स्टेट थी और कुछ ब्रिटिश के अंडर थी। जो ब्रिटिश के अंडर डायरेक्टली थी वो तो ब्रिटिशर भारत को सौंप गए, ठीक है। लेकिन जो कुछ प्रिंसली स्टेट थी तो उनका खुद का डिसीजन था। तो तब तीन चार केसेस थे कि कैसे किसी को अपने साथ लाना है। एक तो भाई वो खुद मान जाए, ठीक है। अगर वो खुद ना माने तो फिर प्लीविसाइड करा लो। प्लीविसाइड कराने का मतलब हो गया कि वहाँ की जो जनता है वहाँ पे वोटिंग करा लो कि आप भारत के साथ रहना चाहते हो या और किसी कंट्री के साथ जाना चाहते हो, ठीक है। तो एक ये वे था प्लीविसाइड कराने का। दूसरा था कि कोई खुद असेशन कर ले, यानी खुद विलय पत्र पे साइन करे कि हाँ भाई हम भारत के साथ हो जाते हैं। और तीसरा तरीका था कि ज़बरदस्ती, फिर ज़बरदस्ती को बोलते हैं एनेक्स्ट करना, ठीक है। यानी उनके ऊपर पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह का जोर से मतलब ज़बरदस्ती उनको अपने साथ कर लेना, ठीक है। तो जूनागढ़ और हैदराबाद को जो है वो भारत ने अनेक्स करके ही, यानी वहाँ पे पुलिस एक्शन करके ही अपने साथ लाया है। ये ऐसे मान नहीं रहे थे, क्योंकि हैदराबाद दोस्तों आपको पता है ये भारत के मैप के बिल्कुल अंदर आता है। लेकिन ये इसका जो यहाँ वहाँ का जो तब का राजा था वो कहता था नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ होंगे। तो पाकिस्तान कैसे उसको बचाने के लिए आता, क्योंकि चारों तरफ से भारत ने घेरा हुआ था उसको। तो इसका मन तो था लेकिन ये यहीं नहीं जा पाया पाकिस्तान के साथ, और फिर भारत ने इसको अनेक्स कर लिया था, ठीक है। और इसी के साथ जूनागढ़ और हैदराबाद अब भारत के साथ आ गए हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात, तो जम्मू कश्मीर की बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई कि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी मिलने के बाद तुरंत ही 2 महीने बाद लगभग पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया था, ठीक है। और जब वो कश्मीर पे अटैक हुआ था तो फिर महाराजा हरी सिंह ने जो है वो असेशन साइन करके, यानी विलय पत्र पे साइन करके भारत को कहा था कि हम भाई भारत के साथ हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो भी मान गई थी। अब कुछ रह गई हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं वो कैसे हुई। Operation Polo was the code name of the Hyderabad police action in September 1948, which resulted in the annexation to India. फ्रेंड्स, जो हैदराबाद जब नहीं मान रहा था तो हैदराबाद के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाया गया था, ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, जिसमें पुलिस एक्शन जो है वो सितंबर 1948 में हैदराबाद के ऊपर किया गया, और इसके थ्रू हैदराबाद को भी जो है भारत ने अपने साथ कर लिया था, ठीक है, यानी अनेक्स कर लिया था। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस पोंडिचेरी, कारेकाल, यानम, माहे एंड चंद्रनगौर वर स्टिल कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद भी पोंडिचेरी, कारेकाल, यानम, माहे एंड चंद्रनगौर जो है वो स्टिल अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी फ्रांस के अंडर ही थे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप एंजॉय करना, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको हिस्ट्री के लेवल से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें जो हैं वो लर्न आसानी से हो जाएं और आपको ये टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा और हर एक पॉइंट जो है वो आपको याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी पोंडिचेरी हो गए, कारेकाल हो गए, यानम, माहे, चंद्रनगौर जो हो गए, ये अभी भी कॉलोनीज थी फ्रांस की। तो अब भारत के पास क्वेश्चन था कि अब इनको कैसे अपने अंडर में करे, कैसे इनको भी भारत का पार्ट बनाए।
Pondicherry, comprising the previous French enclave of Pondicherry, Karaikal, Yanam, Mahe, was transferred to India in 1954 and became UT in 1962. फ्रेंड्स, जो पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी में क्या क्या आता था, जो पहले फ्रेंच एनक्लेव हुआ करती थी, ठीक है, तो पौंडीचेरी, कैरकाल, यानम, माहे, ये सब पौंडीचेरी के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई इंडिया को, कब की गई, 1954 को, और फिर ये बन गई यूटी इन 1962 को। दोस्तों, ये 1954 से लेकर 1962 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में ये एक एज ए फ्री ही रही, फिर इसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ला करके इसको यूटी बना दिया गया पौंडीचेरी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चंदरनगौर वाज ट्रांसफर टू वेस्ट बंगाल, और चंदरनगौर जो है वो वेस्ट बंगाल को ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड गोवा रिमेन्ड कॉलोनीज ऑफ पोर्टुगल। अब फ्रांस वाली तो भारत को मिल गई। अब आगे बात दोस्तों, ये मिली कैसे थी, अगर मैं आपको बताऊं तो पौंडीचेरी कैसे मिली थी। यहाँ पे भी प्लेबिसाइट वगैरह हुए थे, यानी वोटिंग वगैरह हुई थी, तो उन लोगों ने भारत का ही साथ दिया था, यानी भारत को ज़्यादा वोट मिले थे कि हम भारत के साथ ही रहेंगे। तो इस तरीके से फिर फ्रांस को ये इंडिया को ट्रांसफ़र करना कंपल्सरी हो गई थी। दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली एंड गोवा रिमेंड, अभी ये तो मिल गई, लेकिन दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये सारा कुछ अब ये तो पोर्टुगल के अंडर थी, पोर्टुगल के अंदर। तो फिर इन जुलाई 1954 एंड अपराइजिंग इन दादरा एंड नागर हवेली थ्रू ऑफ पोर्टुगीज रूल, ठीक है। 1954 के जुलाई महीने की 1954 में दादर एंड नागर हवेली में एक अपराइजिंग हुई। अपराइजिंग का मीनिंग होता है विरोध हुआ, ठीक है। पोर्टुगीज के विरोध में उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट विरोध हुआ कि भाई हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो इससे क्या हुआ कि पोर्टुगीज़ का जो रूल था वहाँ पे वो टूट गया और भारत का साथ, वो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा भाई हम भारत का साथ भारत के साथ होंगे, और उनका विरोध उन्होंने वहाँ पे किया। In 1961, the Constitution of India was amended to incorporate Dadra and Nagar Haveli into India as a union territory। और फिर 1961 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया ताकि दादर एंड नागर हवेली को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाया जाए, और फिर 1961 में इसको भी ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा की, ठीक है। लिबरेशन ऑफ गोवा 17 to 19 दिसंबर 1961, आर्म्ड एक्शन। अब दोस्तों, गोवा भी आपको मैंने बताया कि गोवा भी पोर्टुगीज़ के अंडर थी, तो फिर ये भी नहीं मिल रही थी, तो इसको कैसे अपने अंडर लाया जाता है। तो लिबरेशन ऑफ गोवा, यानी गोवा को कैसे, गोवा में आर्म्ड एक्शन किया गया, और इस ऑपरेशन को आर्मी का एक्शन किया गया वहाँ पे, और इस एक्शन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि लिबरेशन ऑफ गोवा में कौन सा ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन विजय जो है यहाँ पे लगाया गया आर्मी के द्वारा, और जिसके द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया एनेक्स्ड द फार्मर पोर्टुगीज इंडियन टेरिटरी ऑफ गोवा, ठीक है। जो पोर्टुगीज़ की इंडियन टेरिटरी थी गोवा और दमन एंड दीव, इसको जो है अनेक्स कर लिया, यानी ज़बरदस्ती जो है उनसे छीन लिया, और ये भारत का हिस्सा तब से बना दी गई। और इसमें कौन सा ऑपरेशन आर्मी का लगा, इसमें ऑपरेशन विजय के नाम से जो है ये ऑपरेशन को नाम दिया गया, कोड नेम था इसका ऑपरेशन विजय, आर्मी के द्वारा जो किया गया, और फिर गोवा और दमन और दीव भी जो है वो भारत को मिल गई। फ्रेंड्स, जब हमें आज़ादी मिली थी तो तब जो भारत आज आप मैप में देखते हो इतना सारा ये रीजन है, ये सारा रीजन भारत को ब्रिटिश ने नहीं दिया था। ये बड़ी सारी कुछ प्रिंसली स्टेट थी, कुछ फ्रांस के अंडर थी, कुछ पोर्टुगीज़ के अंडर थी। तो भारत ने, तब की जो हमारी गवर्नमेंट थी, तब के जो हमारे मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल के साथ जो है वो अपने इस भारत को, इतना बड़ा रीजन जो है वो उन्होंने इंटीग्रेट यानी यूनाइट किया है, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव वर इंटीग्रेटेड इनटू ए कंपोजिट यूटी। और फिर बाद में क्या किया गया, गोवा और दमन एंड दीव को एक ही कंपोजिट यूटी बना दिया गया। गोवा वाज गिवन स्टेटहुड इन 1987, और फिर बाद में 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया गया, एंड दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूटी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये तो सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को भी 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। और ये कब किया गया था, 31 अक्टूबर
2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों चुना गया था इस दिन, मतलब ये दिन ही क्यों चुना गया था स्टेट को डिवाइड करने के लिए? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जितनी भी हमारी मतलब स्टेट्स, ये जो भारत इतना बड़ा बना है, ये एक अगर हम मेजर जो रीज़न मतलब मेजर जो सबसे बड़ा योगदान जाता है तो वो एक ही हमारे मिनिस्टर हुए हैं जो होम मिनिस्ट्री रहे थे, हमारे पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको मतलब सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो इसका जाता है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल जो है वो इस इंटीग्रेशन में, भारत के इंटीग्रेशन में रहा है। ठीक है, तो उन्हीं का उस दिन जन्मदिन था 31 अक्टूबर को। उन्हीं के जन्मदिन के दिन पे इस दिन को रखा गया था कि इस दिन को जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट को हम 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। और उस दिन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनके जन्मदिन पे ये किया गया था। The State Reorganization Commission was constituted by the Central Government of India on 22nd December 1953 to recommend the reorganization of state boundaries। दोस्तों जब सारी स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स हो गई, जितनी भी फ्रांस के अंडर, पोर्टुगीज़ के अंडर, जब ये सारी यूनाइट हो गई तो फिर भारत ने ये सोचा कि अब एक क्या करते हैं, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हैं। यानी इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो हमारे ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिश इंडिया था, उन्होंने जो स्टेट बनाई थी, उन्होंने कोई लोगों से पूछ के या लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, जहाँ वहाँ की कैसी क्या मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कैसी स्टेट्स होनी चाहिए, तो उन्होंने ऐसे नहीं बनाई थी। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए अपने हिसाब से बनाई थी। तो फिर जब ये हमारा भारत पूरा यूनाइट हो गया, सारी स्टेट्स भारत को मिल गई, तो फिर भारत ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते हैं जो क्या करेगा, जो रिकमेंडेशन देगा कि भाई आप इस हिसाब से स्टेट बनाओ ताकि अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छी गवर्नेंस हो और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इसीलिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो बनाया गया। और इसके क्या मकसद थे वो भी मैंने आपको बता दिए। और ये कब बनाया गया, 22 दिसंबर 1953 को। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसके जो हेड बनाए गए वो फजल अली इसके मेंबर थे, KM पानीकर इसके मेंबर थे एंड HV कुंजरू इसके मेंबर थे। सम ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस वर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब बनाया गया, 1953 में। और फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 1953 में। और इस एक्ट के अंडर जो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो कुछ रिकमेंडेशन जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में भी इम्प्लीमेंट की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे आप जो अभी करंट की जो हमारी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं, किस स्टेट की क्या कैपिटल है, वो यहाँ पे सारी लिस्टेड मैंने की हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं, इनकी कैपिटल्स याद कर सकते हैं, इनके कैपिटल हेडक्वार्टर्स ही होते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल देख सकते हैं और कितनी है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, कितनी स्टेट्स हैं, वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आपको देखने से मिलता है, चाहे वो स्टेट की कैपिटल के रिलेटेड हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के कैपिटल के रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको 2 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। इंडिया इज़ ए फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। इंडिया एक फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग, दोस्तों फेडरल का मीनिंग क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। यानी ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम वो होता है जहाँ पे स्टेट को भी कुछ हद तक जो है वो पावरें दी होती हैं कि आप अपनी स्टेट से संभालो, और सेंटर की भी कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, यानी ये नहीं है कि सारी पावर सेंटर के अंडर ही रहती हैं, स्टेट्स को भी पावर्स दी गई होती हैं काफ़ी सारी। तो ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम को हम फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। और फेडरल यूनियन यानी पूरा ये जो हमारा यूनाइट इंडिया है, ये इसमें पूरी यूनियन में, फेडरल यूनियन में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो यहाँ से आपको फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग का मीनिंग समझ आ गया। ठीक है, द स्टेट्स हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बताइए जो हमारी पॉलिटिकल डिविजन्स हुई हैं,
जो इंडिया की स्टेट्स बनी हैं, ये बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसके बेसिस पे बनी है। हमारी ये जो इंडिया में स्टेट्स बनाई गई हैं, ये किसके बेसिस पे बनाई गई हैं? लिंग्विस्टिक का मीनिंग होता है लैंग्वेज के बेसिस पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी भारत में जो स्टेट्स बनाई गई हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई हैं। तो ये वीडियो पास करके आप इन स्टेट्स वगैरह कैपिटल्स वगैरह देख सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। वही मैंने आपको समझाया कि जो स्टेट्स बनाई गई, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स बनाई गई वो किसके बेसिस पे बनाई गई? लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई गई। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो भारत की हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे, बताऊंगा मैं आपको। और ये पॉइंट दोस्तों मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये पॉइंट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है, और जिसका जो एरिया है वो 342,239 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पे एरिया वाइज मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे नंबर पे एरिया वाइज महाराष्ट्र आता है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की है स्टेट वाइज। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आती है बिहार। और फिर जो स्टेट की पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम स्टेट की, ठीक है। और सबसे बड़ी यूटी एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटी JNK यूटी, और सबसे छोटी यूटी एरिया वाइज जो है वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट, यूपी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स, और यूटी में दोस्तों सबसे ज़्यादा डिवीजन्स हैं। यूपी स्टेट में 18 डिवीजन्स हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर यूटी में 2 डिवीजन्स हैं और 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया में। तो दोस्तों कच्छ जो गुजरात में आती है डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की एरिया वाइज। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज वो है ले, ठीक है। तो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सबसे छोटी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है माहे, और माहे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पौंडीचेरी में आती है। दोस्तों पौंडीचेरी का नाम अब चेंज करके पुडुचेरी रख दिया गया है। वो कब रखा गया था वो भी मैंने लिस्टेड किया हुआ है। पौंडीचेरी चेंज इस ऑफिशियल नेम टू पुडुचेरी ऑन 20 सितंबर 2006। पुडुचेरी इज़ बेटर नोन एज द वाइट टाउन। दोस्तों पौंडीचेरी का नाम जो है वो 20 सितंबर 2006 को चेंज कर दिया गया, इसको पुडुचेरी रख दिया गया। और पुडुचेरी को हम वाइट टाउन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों अब हमारे पास स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, हमने सारे पॉइंट्स इनके रिलेटेड जितने भी पार्ट थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अब जो दूसरी पॉलिटिकल डिवीजन थी हमारी वो है जोनल काउंसिल्स। तो अब हम जोनल काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 5 जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स आर एडवाइजरी काउंसिल्स and are made up of the states of India that have been grouped into 5 zones to foster cooperation among them। दोस्तों इंडिया को जो है वो 5 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो जोनल्स हैं इनका काम क्या है, ये क्यों बनाई गई हैं? ये एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, ठीक है। ये सेंटर को एडवाइस करती हैं कि यहाँ पे क्या किसकी ज़रूरत है, क्या डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है क्यों बनाई गई, इनके क्या एम थे, ताकि स्टेट्स के बीच में आपस में कॉरपोरेशन बनी रहे, मिलजुल के स्टेट्स जो है वो काम करें, उसी लक्ष्य से ये स्टेट्स जो है वो ये जोनल काउंसिल्स बनाई गई। The idea of creation of zonal councils was motivated by the first Prime Minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1956। जैसे मैंने आपको बताया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका भारत की इंटीग्रेशन के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले होम मिनिस्टर थे, यानी इंडिपेंडेंस के बाद पहले होम मिनिस्टर थे। और इंडिपेंडेंस के बाद पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में उनको ये आइडिया दिया कि हम जोनल काउंसिल्स को क्रिएशन करेंगे, जिन्होंने इसको मोटिव किया यानी बढ़ावा दिया जोनल काउंसिल्स को। He suggested that the states proposed to be recognized may be grouped into 4 or 5 zones having an advisory council to develop the habit of cooperative working among the states। उन्होंने ये सुझाव देते हुए कहा कि हम क्या करेंगे, हम पूरे भारत को 5 या 4 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड करेंगे जो एक एडवाइजरी काउंसिल्स रहेंगी, और इसके लक्ष्य क्या थे कि हम एक हैबिट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग बने रहे, यानी स्टेट्स जो है वो आपस में मिलजुल के काम करें, उसके लक्ष्य से ये जो है वो जोनल काउंसिल बनाई गई। These were set up to write Part 3 of the States Reorganization Act 1956। तो फिर इस जोनल काउंसिल्स को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसके पार्ट 3 में इसको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेटिंग अप ऑफ जोनल काउंसिल्स आर एज अंडर। तो दोस्तों लक्ष्य क्या थे जोनल काउंसिल बनाने के, जो मेन लक्ष्य थे, तो 5 लक्ष्य जो हैं वो मैंने लिस्टेड किए हुए हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य था वो था ब्रिंगिंग आउट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग हो गया कि एकता बनाए रखना, पूरी इंडिया में एकता बनी रहे, यानी मिलजुल के काम चले, इंटीग्रेशन रहे, उसके लिए जोनल काउंसिल्स बनाई गई। दूसरा है अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियस रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म। फ्रेंड्स इसका क्या मीनिंग हो गया कि मतलब ये कोई स्टेट वाला ये ना कहे भाई मेरी स्टेट अच्छी है, मेरी स्टेट का एरिया अच्छा है, मेरी स्टेट का जो लैंड है वो फर्टिलिटी हाई है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मेरा रीजन अच्छा है, मेरी स्टेट अच्छी है। तो मतलब हॉस्टिलिटी का भाव जो है वो लोगों में ना आए, इसीलिए जो है ये जोनल काउंसिल्स बनाई गई। अनेबलिंग द सेंटर एंड द स्टेट्स टू कोऑपरेट एंड एक्सचेंज आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस, यानी ये जो जोनल काउंसिल इस लक्ष्य से भी बनाई गई ताकि जो स्टेट्स हैं वो आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज करें, यानी शेयर करें, और एक कोऑपरेटिवनेस यानी कोऑपरेशन आपस में बनाए रखें। तो इस लक्ष्य से जो है ये जोनल काउंसिल्स बनाई गई। अब दोस्तों कौन कौन सी जोनल काउंसिल्स हैं वो मैंने आपके लिए लिस्टेड की हुई हैं। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ दिस जोनल काउंसिल्स इज आर एज अंडर। तो दोस्तों 5 जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थर्न जोनल काउंसिल्स, साउथर्न जोनल काउंसिल्स, सेंट्रल जोनल काउंसिल्स, ईस्टर्न जोनल काउंसिल्स और वेस्टर्न जोनल काउंसिल्स। तो ये 5 जोनल काउंसिल्स हैं। इसमें कौन कौन सी स्टेट आती है आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं, और इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं वो भी आप वीडियो पास करके देख सकते हैं। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पास करके इन सभी को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव था जोनल काउंसिल बनाने का वो था एस्टैब्लिशिंग ए climate of cooperation amongst the states for successful and speedy execution of development project, यानी स्पीडी डेवलपमेंट कराने के लिए स्टेट जो है वो आपस में कॉर्पोरेशन बनाए रखें, अपने एक दूसरी स्टेट के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, उसके लक्ष्य से जो है ये जोनल काउंसिल्स बनाई गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जो मैंने आपको 5 जोनल काउंसिल्स बताई हैं, आपने अगर ध्यान से उन स्टेट्स को, उनके अंडर जो 5 जोनल काउंसिल के अंदर जो स्टेट्स आती हैं, अगर आपने उनमें ध्यान से देखा है तो आपने ये पाया होगा कि इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं आई हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश नहीं आया है, असम नहीं आया है, मिजोरम नहीं आया है। तो उनका क्या किया, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द जोनल काउंसिल्स एंड देयर special problems are addressed by another statutory body, the North Eastern Council, created by the North Eastern Council Act 1971। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं की गई हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक और स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग होता है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कब क्रिएट की गई, एक एक्ट बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, जो 1971 को एक्ट बनाया गया, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई इसी एक्ट के अंडर। दिस काउंसिल ओरिजिनली कंप्राइज, और इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंडर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं हमारी, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। लेटर द स्टेट्स ऑफ सिक्किम भी इसमें
ऐड कर दिया गया, वाज आल्सो एडिड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। फिर एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 को एक्ट में अमेंडमेंट हुई। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट था ना, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो 1971 में बनाया, ऊपर मैंने बताया ना, तो इसको अमेंडमेंट करके 2002 को इसमें सिक्किम भी ऐड कर दिया गया, जो कब से लागू हुई, जो 23 दिसंबर 2002 को से लागू हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब चलते हैं आपकी रिवीजन के लिए जो मैंने मल्टीपल चॉइस सेक्शन लाई है, उसको भी जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि जो हमने पढ़ा है वो आपको रिवाइज भी करा देते हैं। तो चलिए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने आपके लिए लाया है। तो दोस्तों फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये जो कमीशन है ये कब बनाया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टेट कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ये 1953 को बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल कौन सी है। दोस्तों ये अभी अभी जो JKSSB के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये कैपिटल वाला क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मोस्टली मतलब 70% आपको लगभग क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपको कैपिटल वाला हर एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। तो मेघालय की कैपिटल आप सभी को पता होगा क्या है, शिलांग है। उड़ीसा इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जोनल काउंसिल। उड़ीसा इसमें से कौन सी जोनल काउंसिल का पार्ट है। तो दोस्तों आपको जहाँ पे मैंने जब आपको जोनल काउंसिल बताई ना, मैंने एक नॉर्थन जोनल काउंसिल, एक ईस्टर्न, एक साउथर्न जोनल काउंसिल, एक सेंट्रल जोनल काउंसिल, तो वहाँ से जो उनकी ईस्ट नॉर्थर्न साउथर्न सेंट्रल, वहाँ से अगर आपको मैप थोड़ा थोड़ा याद है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि उड़ीसा किसके अंडर आएगा। ठीक है ना, तो एक वो आइडिया आपको याद ना भी करो अगर आप, तो आप एक आइडिया वहाँ से भी ले सकते हैं। तो उड़ीसा किस जोनल काउंसिल के अंडर आएगा, ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंडर आएगा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए पार्ट। 4 है, ऑपरेशन विजय वाज कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू इंटीग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज इनटू इंडिया। तो जो ऑपरेशन विजय जो दोस्तों है वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लगाया गया था। अपने इंडिया को भारत को लगाना पड़ा अपने अंडर करने के लिए, तो इन तीनों यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भारत को जो है वो ऑपरेशन विजय लगाया था आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसका कोड ऑपरेशन विजय था। फिर बाद में ये भारत का हिस्सा बनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के वाइज पे सबसे बड़ी स्टेट भारत की कौन सी है। तो पॉपुलेशन वाइज भारत की सबसे बड़ी स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एंड में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, और आपसे इस मेहनत के बदले हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।